प्राचीन भारत का पहला महान साम्राज्य और एक ऐसा राजवंश जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर को रोक दिया था। आज हम कहानी जानेंगे नंद वंश की, एक ऐसा साम्राज्य जो ताकतवर तो था पर उतना ही विवादास्पद भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा परिवार जिसकी शुरुआत कह सकते हैं काफी विवादों में रही, उसने इतना बड़ा और इतना खौफनाक साम्राज्य कैसे बना लिया। इतना खौफनाक कि सिकंदर द ग्रेट को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यही वो सवाल है जो नंद साम्राज्य की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अच्छा, नंदों की कहानी तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब हमें उस समय को समझना होगा जब ये सब हो रहा था। ये प्राचीन भारत में एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसा दौर जब बड़ी बड़ी ताकतें उभर रही थीं। तो उस वक्त भारत जैसा आज है वैसा नहीं था। ये छोटे छोटे कबीलों में नहीं बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को महाजनपद कहा जाता था। अब इन्हें समझने के लिए आज के स्टेट्स जैसा समझ सकते हैं। हर एक की अपनी सरकार, अपनी राजधानी, अपना इलाका। और ये इतने बड़े राज्य बने कैसे? वजह थी टेक्नोलॉजी, उस जमाने की टेक्नोलॉजी। हुआ ये कि लोहे के औजारों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। इससे खेती में आप कह सकते हैं एक क्रांति सी आ गई। ज्यादा फसल मतलब ज्यादा लोगों का पेट भर सकता था, और जब ज्यादा लोग होंगे तो बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखी जा सकती थीं। बस यहीं से बड़े राज्यों की नींव पड़नी शुरू हो गई। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये सब एक जैसे नहीं थे। उस दौर में पॉलिटिक्स को लेकर बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। मतलब अलग अलग तरह की सरकारें थी। मोटे तौर पर 2 तरह के सिस्टम थे। एक तरफ थे राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, पूरी पावर एक ही आदमी के हाथ में। दूसरी तरफ थे गणसंघ। इन्हें हम एंशिएंट रिपब्लिक्स या गणतंत्र कह सकते हैं। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि एक पूरी सभा मिलकर फैसले लेती थी। बाकायदा बहस होती थी, वोटिंग होती थी। सोचिए, उस जमाने में भी डेमोक्रेसी का आइडिया मौजूद था। तो अब इन 16 राज्यों के बीच एक होड़ शुरू हुई, एक रेस कि कौन बनेगा सबसे बड़ा सुपर पावर। और इस रेस में एक महाजनपद सबसे आगे निकल गया। उसका नाम था मगध। अब सवाल यह है कि मगध ही क्यों जीता? देखिए, उसके पास जीतने के लिए सारे पत्ते थे। पहली बात, वहां लोहे के भंडार थे जिनसे बेहतरीन हथियार बनते थे। दूसरी, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी, मतलब व्यापार का एक बड़ा हब। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि बड़ी से बड़ी सेना को खिलाने के लिए अनाज की कोई कमी नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, मगध पर एक के बाद एक ऐसे ताकतवर और एम्बिशियस राजाओं ने राज किया जिन्होंने इन सब चीजों का भरपूर फायदा उठाया। और मगध की इसी जमीन पर, इसी ताकत के दम पर एक नए राजवंश का उदय हुआ। वो राजवंश जिसने भारत का पहला सच्चा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाया। ये थे नंद। अब देखिए, नंदों का राज कोई सदियों तक नहीं चला, बहुत लंबा नहीं था। लेकिन जितने भी समय वे रहे, उनका असर बहुत गहरा पड़ा। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20-25 सालों में उन्होंने पूरे भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो इतनी बड़ी ताकत बन गए कि उनकी चर्चा दूर यूनान तक में होती थी। लेकिन नंदों की कहानी में एक और पहलू है, उनकी शुरुआत। वो कहाँ से आए थे, इस पर बहुत विवाद है। पुराने ग्रंथ उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। कुछ कहते हैं कि संस्थापक एक नाई का बेटा था, तो कुछ कहते हैं कि उसकी मां शूद्र वर्ण से थी। अब उस जमाने के समाज में ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक तरह का विद्रोह, और यही बात आगे चलकर उनकी बदनामी की एक बड़ी वजह भी बनी। नंद वंश के जो संस्थापक थे, महापद्मनंद, वो कोई मामूली राजा नहीं थे। वो बहुत ही रूथलेस और ताकतवर शासक थे। उन्होंने खुद को एकराट कहलवाया, जिसका मतलब होता है इकलौता शासक। उन्होंने कसम खाई थी कि वो सारे क्षत्रिय राजाओं को खत्म कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। एक के बाद एक राज्य को जीतकर उन्होंने अपनी बादशाहत कायम की। और इसी साम्राज्य ने खड़ी की वो सेना, वो विशाल सेना, जिसके खौफ ने दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के बढ़ते कदमों को भारत में ही थाम लिया। पता है, सिकंदर के साथ जो यूनानी इतिहासकार आए थे, उन्होंने नंद राजा के बारे में जो लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो उसे नीची जाति का और बुरे चरित्र का बताते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि उसके पास एक ऐसी सेना थी जिसका आकार डरा देने वाला था। मतलब नफरत तो करते थे, पर उसकी ताकत से खौफ भी खाते थे। तो कितनी बड़ी थी ये सेना, जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए।
यूनानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक नंदों के पास थे 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और सबसे बड़ी बात 3,000 से ज्यादा जंगी हाथी। ये वो हथियार थे जिनसे सिकंदर के सैनिक सबसे ज्यादा डरते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तो सोचिए सिकंदर के सैनिकों का हाल। उस सालों से अपने घर से दूर लड़ रहे थे, पूरी तरह थक चुके थे, और जब उन्हें पता चला कि ब्यास नदी के उस पार इतनी बड़ी हाथियों वाली सेना उनका इंतजार कर रही है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बगावत कर दी। बस यहीं पर सिकंदर का भारत विजय का सपना टूट गया। नंद साम्राज्य ने बिना एक भी तीर चलाए सिकंदर को रोक दिया था। तो ये बड़ी अजीब बात है ना? जिस साम्राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को रोक दिया, वो खुद ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ताकतवर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और आखिर इसने इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी। देखिए, मिलिट्री के लिहाज से तो नंद बहुत कामयाब थे, लेकिन अपनी ही प्रजा के बीच वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। एक तो उनकी निम्न कुल की पैदाइश, जिससे ऊंची जाति के लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाए, और दूसरी वजह थी उनके लगाए हुए भारी भरकम टैक्स। लोग उनसे नफरत करने लगे थे, और यही नफरत आखिर में उनके पतन का कारण बनी। और यहीं पर नंदों की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। भले ही लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत बहुत बड़ी थी। असल में उन्होंने ही पहली बार भारत को एक बड़े सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य के नीचे एकजुट किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन का एक नया सिस्टम बनाया, करेंसी को स्टैंडर्डाइज्ड किया। देखा जाए तो उन्होंने उस महान मौर्य साम्राज्य के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया था, एक मजबूत नींव रख दी थी। तो आखिर में नंदों की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल ये है कि ताकत और विरासत में क्या फर्क है। नंदों ने एक खौफनाक साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन लोग उनसे नफरत करते थे और उन्हें फौरन उखाड़ फेंका गया। तो क्या सिर्फ मिलिट्री पावर ही सब कुछ है, या एक महान विरासत बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए? शायद इसका जवाब नंदों के बनने और बिगड़ने की इसी कहानी में छिपा है।